नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन वाला। और मैं दीपक कुमार आज आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उससे आगे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, जो सभी आपके संगम काल के पाठ हैं और उन सब की आज आपको जानकारी देने आया हूँ। ठीक है, चलते हैं। आज का टॉपिक है संगम काल। संगम काल क्यों कहा गया? तो संगम काल कहने जाने का मेन कारण यह है कि ये तुंगभद्रा और कृष्णा दोनों नदियों के बीच का पार्ट है, इसलिए इसको संगम काल भी कहा गया। और इस काल में जो प्रमुख राजवंश था वो था पांड्य वंश। कौन सा था? पांड्य वंश। और पांड्य वंश प्रमुख था और पांड्य वंश के द्वारा 3 सम्मेलन कराए गए और उन 3 सम्मेलनों में पहला सम्मेलन हुआ मदुरै में। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? मदुरै में, जो अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में हुआ। और अगस्त्य ऋषि बनारस के रहने वाले थे। अगस्त्य ऋषि कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे। तो पहला सम्मेलन अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में मदुरै में हुआ और दूसरा सम्मेलन अलवई में हुआ तोल कपियर के नेतृत्व में। और तीसरा सम्मेलन हुआ मदुरै में नक्कियार के नेतृत्व में। अर्थात जो 3 सम्मेलन हुए, इन 3 सम्मेलनों को ही तमिल भाषा में संगम कहा गया। इन 3 सम्मेलनों को तमिल भाषा में क्या कहा गया? संगम कहा गया। इसीलिए इस काल को संगम काल कहा गया। बात यहाँ तक समझ में आई? संगम काल के दौरान 3 राजवंशों का उदय हुआ। 3 राजवंशों को संगम काल के दौरान रखा जाता है। कौन कौन? आपके एक तो आपका पांड्य वंश है, एक चोल वंश है और एक आपका चेर वंश है। ठीक है, कौन कौन से राजवंश हैं? चेर, चोल, पांड्य। चेर, चोल, पांड्य। सबसे पहले बात करते हैं हम चेर वंश की। ठीक है, चेर वंश पे हम चलते हैं। तो सर, चेर वंश का जो संस्थापक है वो है उदयन जरेल। चेर वंश का संस्थापक कौन है? उदयन जरेल। इन्होंने करूर या बुंजी, जो आपके केरल का मालाबार वाला पार्ट है, ये आपका केरल राज्य है। केरल का ये कौन सा तट होता है? सर, केरल का ये मालाबार तट है। कौन सा तट है? मालाबार। आपको कभी मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो आपको सारे तट बताऊंगा उसमें कि सर केरल के तट को मालाबार कहते हैं, कर्नाटक जाओगे तो कन्नड़ कहते हैं, महाराष्ट्र जाओगे तो कोंकण कहते हैं, गुजरात पहुँचोगे तो काठियावाड़ होता है, इधर आप तमिलनाडु में आओगे तो कौन सा होगा? कोरोमंडल तट, जिस पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। जब आप आंध्र प्रदेश जाओगे तो मिलेगा उत्तरी सरकार तट। जब आप उड़ीसा जाओगे तो आपको मिलेगा उत्कल तट। जब आप बंगाल पहुंचोगे तो आपको मिलेगा बेंगा तट। तो ये सारे तट, इनके 9 हमारे ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो अभी उनमें केवल बात चली है मालाबार तट की, जो केरल में है। और केरल में ही कौन से राजवंश का उदय हुआ? चेर राजवंश। कौन सा राजवंश है? चेर राजवंश। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जो सेना आई थी, उस सेना को भोजन भी चेर राजवंश के लोगों ने कराया है। इसका उल्लेख महाभारत काल के ग्रंथों से मिला है तथा चेर राजवंश की जानकारी सम्राट अशोक के शिलालेखों से भी मिली है। ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में इनको केरल का पुत्र कहा गया। क्या कहा गया इनको? केरल का पुत्र। कि केरल पर शासन करने वाला कौन सा है? चेर राजवंश है और इसीलिए इनको क्या कहा गया? केरला पुत्र कहा गया। चेर राजवंश के अंतर्गत जो इनका प्रतीक चिन्ह था वो तीर धनुष। क्या था? तीर धनुष। इनका प्रतीक चिन्ह सर तीर धनुष था। इस वंश का अगला शासक हुआ सेन गुटबन। अगला शासक इस वंश का हुआ सेन गुटबन। और सेन गुटबन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। सेन गुटबन को किस नाम से जानते हैं हम? लाल चेर। लाल चेर किसे कहा जाता है? सर, सेन गुटबन को कहा जाता है। इस वंश में अगला शासक है आदिगामन। अगला शासक है आदिगामन। और आदिगामन के समय ही गन्ने की खेती का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ, भारत में गन्ने की खेती का प्रारंभ किस राजवंश से हुआ? चेर राजवंश। किस राजवंश से हुआ? चेर राजवंश। क्वेश्चन एक आता है कि सर लाल चेर किसको कहा जाता है? किसको क्या कहा जाता है? सेन गुटबन को। सर, सेन गुटबन को लाल चेर कहा जाता है।
बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई कि सर लाल चेयर कौन है? सेन गुटवन। लाल चेयर कौन है? सेन गुटवन। पहला क्वेश्चन आपको ये याद करना है कि लाल चेयर किसको कहा जाता है? सेन गुटवन को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है सर गन्ने की खेती का प्रारंभ किस राजवंश के समय हुआ? चेर राजवंश। किस राजवंश ने? चेर राजवंश ने। चेर राजवंश का संस्थापक क्या है? उदयन जरेल। उदयन जरेल। इनकी राजधानी है करूर बुंजी क्षेत्र। ये कहाँ पड़ता है? ये सर केरल के मालाबार क्षेत्र में पड़ता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। आप जब थोड़े से ऊपर बढ़ोगे तो आपको एक राजवंश मिलेगा, पांड्य राजवंश। कौन सा राजवंश? पांड्य राजवंश। ये पांड्य राजवंश जो है वो संगम काल के दौरान सबसे मुख्य राजवंश है जो 3 सम्मेलन कराता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है संगम काल। बात समझ में आ गई। अब बात आती है सर पांड्य वंश क्या है? तो पांड्य वंश जिसका संस्थापक है नेडियोन। कौन है? नेडियोन। कहीं कहीं इसका नाम नोडियान भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? नोडियान। तो पांड्य वंश का संस्थापक है नोडियान। इनकी राजधानी है मदुरई। किसको राजधानी बनाया इन्होंने? मदुरै। और इन्होंने अपनी राजधानी मदुरै में सर 2 सम्मेलन कराए। कौन कौन से? पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी मदुरै में हुआ। ठीक है। तीसरा सम्मेलन भी कहाँ हुआ? ये भी मदुरै में हुआ, क्योंकि मदुरै किसकी राजधानी है? पांड्य वंश की। और 3 सम्मेलन भी किसने कराए हैं? पांड्य वंश ने। किसने कराए हैं? पांड्य वंश ने। तो पांड्य वंश का संस्थापक है सर नेडियोन। संस्थापक कौन है? नेडियोन। इनकी राजधानी कहाँ पर है? मदुरै। राजधानी कहाँ है? मदुरै। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली। प्रतीक चिन्ह क्या है? इसमें आपको पहला क्वेश्चन यह है याद करने का कि सर पांड्य वंश का संस्थापक कौन है? नेडियोन है। संस्थापक कौन है? नेडियोन। समझ में आ गई बात? संस्थापक कौन है? नेडियोन है। इनकी राजधानी कहाँ है? सर इनकी राजधानी है मदुरै। राजधानी कहाँ है इनकी? मदुरै में है। सर उसके बाद आप ये बताओ, हमें क्वेश्चन सबसे मोस्ट ये है कि मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै में है। और मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया है? पांड्य वंश ने। बात समझ में आ गई कि सर मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ? पांड्य वंश में हुआ। किस वंश में हुआ? पांड्य वंश। तो मीनाक्षी मंदिर किस राजवंश में बना है? पांड्य वंश में। और पांड्य वंश का संस्थापक कौन है? नेडियोन। संस्थापक कौन है? नेडियोन। और पांड्य वंश की राजधानी क्या है? मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी क्या है? बात समझ में आई सबको? नहीं आई? पांड्य वंश की राजधानी क्या है? सर इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली। प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली। ठीक है। इसका अगला शासक है नेडुजेलियन। कौन है? नेडुजेलियन। लो इस पर ऊ की मात्रा लगा दूं, कौन पता चले आप ई कर दो इसका। है ई लिखा है? हाँ मुझे पता है, ई की तरह लिख दिया होगा। नेडुजेलियन। मैंने जो बोला उसको ध्यान दे देते थोड़ा सा। नेडुजेलियन। ठीक है। इस नेडुजेलियन ने जो तलैया संगमम का युद्ध हुआ, इस युद्ध में चेर राजाओं को और चोल राजाओं को पराजित कर दिया। बात यहाँ तक समझ में आ गई? जल्दी से इसका फोटो मार दो, एक ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। आगे चल रहे हैं हम चोल वंश की तरफ। अब तक आपने पढ़ा चेर वंश, पांड्य वंश। अब बात आई है चोल वंश। ठीक है। चोल वंश जब आपका संगम काल था उस दौरान चोल वंश का उदय हुआ और चोल वंश के संस्थापक थे उरबहप-हरे। संस्थापक कौन थे? उरबहप-हरे। संस्थापक कौन थे? उरबहप-हरे। उनकी राजधानी तंजावुर हुआ करती थी। ठीक है। अच्छा, इस वंश में जो अगला शासक आया वो था करिकाल। अगला शासक हुआ करिकाल। करिकाल इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। करिकाल ने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की और वहाँ से 12,000 मजदूरों को ले आया अपना दास बनाकर। अपना दास बना के जब ले आया तो उसने कहा कि चलो आप मेरे राज्य और मैं अपने राज्य में कावेरी नदी पे बांध बनवाऊंगा। और उसने कावेरी नदी पर ग्रांड बांध बनवाया जो भारत का पहला बांध कहलाया। और इसमें इसने 12,000 लोगों को कहाँ लगा दिया था? ग्रांड बांध के काम पर। ठीक है। तो करिकाल से क्वेश्चन ये है कि सर करिकाल ने कौन सा बांध बनवाया? ग्रांड बांध। कौन सा बांध बनवाया? ग्रांड बांध बनवाया। ठीक है। जिसमें 12,000 लोग वो कहाँ से लाया था? श्रीलंका से लाया था। तो करिकाल किस राजवंश का है? चोल वंश का। अब हुआ क्या? 5वीं शताब्दी में है। इनके बाद कोई अच्छा शासक इसमें नहीं मिला कुछ समय के लिए, तो इस राजवंश का विलुप्त सा हो गया ये राजवंश। लेकिन यह राजवंश बाद में हुआ क्या? ये पल्लवों के अधीन हो गए और ये पल्लवों के यहाँ सामंत के रूप में काम करने लगे।
तो पल्लव वंश के अंतिम शासक, वैसे आप जानते हो कि साहब पल्लव वंश है, उसका संस्थापक सिंह विष्णु है, राजधानी कांचीपुरम है, उसमें नरसिंह वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय है। उसके बाद अंतिम शासक है इसका अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन को उसके सामंत आदित्य प्रथम ने मार दिया। किसने मार दिया? आदित्य प्रथम ने। अब जब आदित्य प्रथम ने उसको मार दिया तो आदित्य प्रथम ने वहाँ पर अपना राजवंश चलाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन हुआ क्या, उसने सोचा कि क्यों ना यही राजवंश चल रहा है तो इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। उसने अपने नाम से अपना वंश नहीं चलाया। लेकिन हुआ क्या, अगला जो शासक हुआ विजयालय, उस विजयालय ने चोल वंश को पुनः स्थापित किया। इसीलिए चोल वंश का संस्थापक किसको माना गया? फिर विजयालय को। ये 8वीं शताब्दी का चोल वंश है, ये 5वीं शताब्दी का चोल वंश है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में चोल वंश फिर से स्टार्ट हुआ, जिसके वास्तविक संस्थापक कौन है? विजयालय। बात समझ में आ गई? वास्तविक संस्थापक कौन है? विजयालय। इनकी राजधानी कहाँ है? तंजावुर। तंजावुर बोले तो तंजौर, तंजौर भी कह सकते हैं, तंजावुर भी कह सकते हैं। तो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर मैं तुमसे कभी पूछूं तो आपका आंसर एक ही आना चाहिए सर, कौन? विजयालय। क्या आंसर आना चाहिए? विजयालय। राजधानी क्या होगी? तंजावुर या तंजौर। इस वंश में अगला शासक आया परांतक प्रथम। इस परांतक प्रथम ने पांड्य वंश की राजधानी जो आपकी मदुरै थी, मदुरै पे आक्रमण कर दिया। अब इसने मदुरै पे आक्रमण कर दिया, मदुरै पे अपना अधिकार कर लिया। और जब मदुरै पे अपना अधिकार कर लिया तो इसको कहा गया, एक उपाधि दी गई, मदुरै कोंड। काय की उपाधि? मदुरै कोंड। लेकिन ये तोलकपियम के युद्ध में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा तृतीय से पराजित हो गया। इस वंश का अगला शासक है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। इसने श्रीलंका पे आक्रमण किया और अपनी अनुराधापुर राजधानी बनाई श्रीलंका में। श्रीलंका में इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? अनुराधापुर। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने? सर राजराज प्रथम, चोल वंश के राजा राजराज प्रथम, चोल वंश के राजा राजराज प्रथम। अगला शासक हुआ राजेंद्र प्रथम, जिसे कहते हैं राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम ने सबसे पहले श्रीलंका को विजित किया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका पहले भी इनके अधीन थी। राजा ने दोबारा मुंह उठा दिया तो उसने कहा अच्छा चल ले, अब पहले तुझे ही निपटाएंगे हम। तो इसने तुरंत आक्रमण कर दिया किस पर? श्रीलंका पर। और श्रीलंका का राजा था महेंद्र पंचम। तुमने देखा है श्रीलंका है, इंडोनेशिया है ना, आपका नेपाल है, या आपका बांग्लादेश चले जाओ, या आपके पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, इन लोगों के नाम हम लोगों के नाम जैसे ही होते हैं, सारे होते नहीं होते हैं? तो वहीं पर जब श्रीलंका पहुंचे तो श्रीलंका में महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि यार जब श्रीलंका पहुंच गया तो मैं श्रीलंका से नीचे ना बढ़ जाऊं थोड़ा सा इंडोनेशिया की तरफ है। इंडोनेशिया में भी तो रुपया ही चलता है, इंडोनेशिया की करेंसी भी क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी आप बताओ, कौन बताएगा? कौन? नूसंतारा। पहले थी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। क्या थी? जकार्ता। जकार्ता डूब गई, मतलब डूबने के कगार पे है, डूबी नहीं है। तो उन्होंने राजधानी चेंज कर दी। कहाँ ले गए? कालीमत्तन। कालीमत्तन से राजधानी बदल के नूसंतारा। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नूसंतारा है। और करेंसी क्या है? रुपया। अब हुआ क्या, इसने सोचा क्यों ना अब इंडोनेशिया पे बढ़ लिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मजबूत नौसेना थी, मतलब जो आपकी जलमार्ग वाली सेना थी, वो चोल वंश के पास थी। सबसे ज़्यादा मजबूत नौसेना किसके पास थी? चोल वंश के पास। तो उसने कहा जब मेरी सेना इतनी मजबूत है तो क्यों ना मैं इंडोनेशिया पे आक्रमण कर दूं। उसने इंडोनेशिया पे आक्रमण कर दिया, वहाँ के राजा शैलेंद्र तृतीय को पराजित किया और उनसे सुमात्रा द्वीप पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना अब मैं ऊपर को बढ़ूं, उत्तर भारत की ओर भी जाऊं, ये बंगाल की तरफ बढ़े। किसकी ओर? बंगाल की तरफ बढ़े। उड़ीसा के मार्ग से होते हुए बंगाल की तरफ बढ़े और वहाँ के राजा महिपाल को पराजित कर दिया। महिपाल को पराजित किया और उन्होंने कहा कि अरे वाह, यहाँ तो सबसे अच्छी नदी है, सबसे बढ़िया नदी है, गंगा इतनी फेमस नदी है। तो इन्होंने कहा हम अब गंगा तक पहुँच गए और गंगा तक हमारा अधिकार हो गया। अब हुआ क्या, इसने गंगा नदी से जल लिया
क्योंकि गंगा नदी का जल आप जानते ही हो, सभी लोग क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है ना, गंगा जल कहते हैं उसको। तो इसने कहा क्यों ना मैं गंगा का जल ले जाऊं और अपने यहाँ जाके इसको स्थापित करूं। तो इसने गंगा नदी से जल भरा और अपने राज्य पहुंचकर एक तालाब खुदवाया, उस तालाब में इसने जल उसमें छोड़ा। फिर उसने कहा कि ये जो तालाब है ये गंगा जल से अब पवित्र हो गया है, ठीक है। तो इसलिए गंगा तक अपना अधिकार कर लिया, इसको उपाधि दी गई गंगा कोंड चोलम। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका ये कि बताओ किस शासक को गंगा कोंड चोलम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को कहते हैं गंगा कोंड चोलम। क्या कहते हैं? गंगा कोंड चोलम। तो गंगा कोंड चोलम की उपाधि किसको दी गई? राजेंद्र प्रथम को दी गई, ठीक है। चोल वंश के दौरान ही हुआ क्या, सिसर नटराज की जो प्रतिमा है, जो नृत्य करती हुई आपको नटराज की प्रतिमा मिलेगी, ये किस राजवंश में मिली? चोल राजवंश में। किस राजवंश में मिली? चोल राजवंश में। आपको गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है, जो आपकी गोमतेश्वर की मूर्ति है वो किस राजवंश में मिली? चोल राजवंश में, ठीक है। रामायण का तमिल अनुवाद किस राजवंश में हुआ? चोल राजवंश में। और किसने किया? कंबन ने। किसने किया? कंबन ने। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई, ठीक है। मैंने आपको सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।